हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष अग्रहरी। आज एक मैं नया अपडेट लेके आया हूँ ITR 4, जो कि जावा यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी और क्विक फाइलिंग की इनकम टैक्स रिटर्न की जो फॉर्म है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल हो चुकी है। जैसा कि ITR 1 जो था वो 2 जून 2020 को इनकम टैक्स ने पोर्टल पर अपलोड कर दिया था। आज 5 जून 2020 में इन्होंने ITR 4 को इनकम टैक्स की पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप अब चाहें तो ITR 4 फिल कर सकते हैं। वो तीनों फॉर्म्स हैं, चाहे जावा यूटिलिटी हो गई या एक्सेल यूटिलिटी हो गई या आपके क्विक फाइलिंग हो गए। तो सबसे पहले हम पोर्टल पे चलते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें हमें डिस्कस करते हैं कि ITR 4 में या ITR 1 में क्या चेंजेस हैं। तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पे आना होगा। इनकम टैक्स की साइट पे आने के बाद आप IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा कि आपके जो ITR फॉर्म्स हैं, बेसिकली अगर हमारा जो करंट ईयर्स है, जो रिटर्न जो फाइनेंशियल ईयर्स की रिटर्न जानी है वो यही है 90-20, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर 2021। तो यहाँ पे सबसे पहले वही 2021 सेलेक्ट किया हमने। तो ITR 1 जो कि 2 जून 2020 में आ चुका था और उस समय एक्सेल यूटिलिटी और जावा यूटिलिटी दोनों आए थे। बट अगर आप देख पा रहे हो तो जावा यूटिलिटी इन्होंने फिर से अपलोड किया है 5 जून 2020 में। इट मीन्स जावा यूटिलिटी में इन्होंने कुछ चेंजेस करके एक नया वर्जन दिया। तो अगर आपने जावा यूटिलिटी 2 जून का अपलोड करके उस पर काम करना शुरू कर दिया था तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आप इस नए वर्जन को डाउनलोड करिए, क्योंकि हो सकता है वो XML जनरेट करने के बाद अपलोड करने में आपको प्रॉब्लम करे। तो सेफ साइड आप लेटेस्ट वर्जन कर सकते हैं। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया था तो फिर इस वर्जन में कोई चेंजेस नहीं है। तो अब हम चलते हैं ITR 4 की बात करते हैं। जैसा कि ITR 4 जो है इसमें भी एक्सेल यूटिलिटी और जावा यूटिलिटी आ चुकी है और ये 5 जून में आई है। तो एक बार हम डाउनलोड भी करते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार की फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको जैसा कि पता भी है, कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने जो डिडक्शंस या इन्वेस्टमेंट की थी उस डेट को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। मींस जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 1920 या बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर 1920 में जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है चैप्टर 6 में 80C से 80U में, जैसे कि LIC, ट्यूशन फीस या कोई आपका डोनेशन हो गया, तो कोरोना के कारण 30 मार्च तक लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया था। इस वजह से गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के बीच में करते हैं तो हम एज्यूम करेंगे, डीम्ड कर लेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट आपने 31 मार्च 2020 के अंदर की है, जैसा कि जो रिटर्न जानी है उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने किया। तो उसको इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स में भी वो चीज़ें एक अलग से कॉलम बना दी है और उसे हमें सेपरेट डिस्क्लोज करना होगा। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं, फिर ITR फॉर्म किसको फिल करना है, इसके लिए कौन एलिजिबल है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्क्रीन पे ITR 4 खुल चुकी है। इसमें क्या है, काफ़ी आसान फॉर्म्स होती हैं ये। इसको ITR 4 आप चाहें तो जावा यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी या क्विक फाइलिंग मीन्स इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके क्विक फाइलिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्विक फाइलिंग कैसे करते हैं वो मैंने ITR 1 की जब वीडियो बना रखी है उसमें प्रैक्टिकली आपको दिखा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं इसमें जो बेसिक डिटेल है, आप नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। और जो चीज़ है इसमें आपको एक सबसे बड़ा जो चेंजेस आपको दिखेगा, यहाँ पे जो आपका फील्ड अस है, इसमें क्या होता है, जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल या तो 139 सबसेक्शन 1 में करते हैं बिफोर ड्यू डेट। जैसा कि अभी ड्यू डेट हम लोग का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक एक्सटेंड हो चुकी है। इन केस में भी जैसे हमारे जो SSCs हैं उसके अकॉर्डिंगली
तो अगर अभी भी हम जो रिटर्न फाइल करेंगे 139 सबसेक्शन 1 में करेंगे, अगर हमारी रिटर्न्स में कुछ गलतियां हो जाती हैं तो वो चीज रिवाइज कर सकते हैं। अब और अगर आपने पिछले 6 साल की रिटर्न नहीं सबमिट की है और आपका टीडीएस बनता है या कोई ऐसा डिडक्शंस है जो आपको क्लेम करनी है या कोई लॉसेस है हाउस प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके की कोई लॉसेस है, बिजनेस लॉसेस है, तो वो चीज को आप अगर क्लेम करना चाह रहे हैं तो सेक्शन 119 सबसेक्शन 2B आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसमें रिटर्न सबमिट करें। ये तभी आपकी एक्सेप्ट की जाती है रिटर्न जब असेसिंग ऑफिसर्स को, कमिश्नर ऑफिसर्स को ये लगता है कि आपका ये जेन्युइन रीजन था रिटर्न ना फाइल करने का। तो इस तरीके से अगर आप कभी भी 6 साल तक की बैंक रिटर्न जा करके फाइल कर सकते हैं सेक्शन 119 सबसेक्शन 2B में। और ये तभी होती है जब आपके कमिश्नर्स ऑफिसर्स जो हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि आपका रिटर्न ने फाइल करना जेन्युइन रीजन था, कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं थी या कुछ ऐसी चीजें थी। अब हम आके देखते हैं कि इस रिटर्न में जो 80C से 80U की डिडक्शंस की बात कर रहे हैं हम, वो हमें कहाँ दिखानी है। तो इसमें जो है आप चैप्टर 6A में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपका जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, कह रहा है वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 to 30 June 2020 फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन पार्ट B ऑफ चैप्टर 6A इफ यस और नो। अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जो चैप्टर 6 में मींस 80C से 80U में LIC हो गया, डोनेशन हो गया या कोई इन्वेस्टमेंट हो गई या आपकी हाउस प्रॉपर्टी की कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, तो अगर उससे रिगार्डिंग है जो 30 जून के, तो वो चीजें आप यहाँ पे यस करेंगे और यस करने के बाद आपको एक DI पोर्टल पे इसकी डिटेल्स सेपरेट देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1,50,000 80C में डिडक्शन हमें क्लेम करनी है जो कि आपकी 120 आपने 30 मार्च तक दे दिया था, बट 1 अप्रैल से 30 जून में 30,000 रुपए आपने जमा किया था जो कि रिलेटेड है आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर से, मींस फाइनेंशियल ईयर 1920 से, तो आप यहाँ 150 करेंगे और इसकी सेपरेट डिटेल जो आपको देनी है वो DI कॉलम में देनी है कि आपने 90-20 का कितना क्लेम किया और 1/4/2020 से इतने बीच में जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था और आप चाह रहे हैं कि वो भी हम क्लेम कर लें 90-20 में, वो यहाँ पे सेपरेट डिस्क्लोज करना है। बट एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि अगर आपने एक बार क्लेम कर लिया यहाँ पे, तो फिर जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स की आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप दोबारा इसको क्लेम मत करिएगा। अब आते हैं BP पे कि ये बिजनेस प्रोफेशंस की ये ITR फोर्स रिटर्न कौन फाइल कर सकता है और कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले ये जो ITR 4 होती है एक छोटे बिजनेसमैन के लिए होती है जो अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर पाता है, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बनाता है, या कोई ऐसा प्रोफेशनल्स है जो चाहता है कि हम प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ना मेंटेन करें, खर्चे के अपने सारे रिकॉर्ड ना रखें, तो वो चाहे तो अपने ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर पे एक स्पेसिफाइड परसेंटेज के रेट से टैक्स डिपॉजिट कर सकता है। तो वो स्पेसिफाइड रेट है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको डील करता है सेक्शन 44AD, और सेक्शन 44AD बात करता है कि अगर आपकी अगर आपकी जो टर्नओवर थी वो 2 करोड़ से एक्सीड ना हो, मींस आपकी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड ए अमाउंट ऑफ 2 करोड़ रुपीस। तो सबसे पहला कंडीशन यही देखना है कि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 2 करोड़ से एक्सीड ना की हो। दूसरी कंडीशन जो हमें चेक करनी है, आप जो होता है इंडिविजुअल होनी चाहिए, HUF होना चाहिए, और पार्टनरशिप फॉर्म भी इसे फाइल कर सकती है, लेकिन LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और कंपनी AOP BOI ये ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि इनको प्रॉपर डिटेल्स सबमिट करनी होती है। तो ITR 4 किसके लिए है? अगर आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंस अगर प्रीवियस ईयर्स डज नॉट एक्सीड अमाउंट ऑफ 2 करोड़ रुपीस, एंड दूसरा जो कंडीशंस है, जो आप रेसिडेंट पर्सन होनी चाहिए,
इंडिविजुअल, एचयूएफ या पार्टनर्स सिर्फ फॉर्म हो तो वो चाहे तो भर सकती है। इसमें 3 बिजनेस को इन्होंने मना कर रखा था 44 एडी में कि अगर आप कमीशन और ब्रोकरेज से आपकी इनकम होती है, उस नेचर की है, तो आपको 44 एडी एलिजिबल, 44 एडी के लिए आप एलिजिबल नहीं है। ऐसे ही अगर आप एजेंसी बिजनेस करते हैं या सेक्शन 44 ए में स्पेसिफाइड बिजनेस को करते हैं तो आप इस 44 एडी के अंतर्गत एलिजिबल नहीं है। बाकी सारे जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं वो चाहे तो 44 एडी के अंतर्गत अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा जो ब्यूटी है, सबसे अच्छी ब्यूटी इसकी ये है कि आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, खर्चों को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती है। बस केवल आप अपने ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर आप नोट करके रखिए और उसी पे एक स्पेसिफाइड रेट, मींस अगर आप कैश में भी ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं तो 8% के रेट से, लेकिन अगर आपके सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू हैं तो आपको 6% के रेट से जो अमाउंट आ रहा है उस पे स्लैब रेट अप्लीकेबल करके टैक्स कैलकुलेट करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी देखते हैं एक बिजनेसमैन के लिए 44 एडी में, तो यहाँ बिजनेस कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले कि बिजनेस कोड आप किस चीज का बिजनेस करते हैं, किससे रिलेटेड आपका बिजनेस का नेचर क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शंस भी हैं, रिटेलर्स भी हैं, होलसेल बिजनेसमैन भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी सारे बिजनेसमैन इसमें कवर होते हैं। इन्होंने केवल 3 स्पेशल बिजनेस को, एजेंसी बिजनेस, कमीशन या ब्रोकरेज से अर्न की गई इनकम या 44 ए की इनकम को इन्होंने मना कर रखा है। बाकी सारे बिजनेसमैन इसमें कवर हो जाते हैं अगर आपकी टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करती है। सेकंड आते हैं कि इसमें दिखानी कैसी है, तो ग्रॉस रिसीप्ट जो होती है आपकी, लेट्स सपोज अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख की ग्रॉस रिसीप्ट थी तो उस 50 लाख पे, और अगर आपने सारे कैश में वो आपने जो ट्रांजेक्शन्स किए वो सारे कैश में आपने कर रखी हैं, तो अगर कैश में कर रखी है तो 8% मीन्स 50 लाख का अगर हम 8% देखें तो यहाँ पे आपका 4 लाख रुपए आते हैं और यहाँ 4 लाख रुपीस मेंशन करेंगे। और इस 4 लाख को अगर हम देखें तो इनकम डिटेल्स में आपका 4 लाख शो करता है कि आपकी जो बिजनेस इनकम है 4 लाख है। उसके बाद आपको डिडक्शंस भी अलाउ होते हैं। इसमें ध्यान देना है कि अगर आप ITR 4 भरते हैं तो आपको 80C से 80U के सारे डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं और डिडक्शन लेस करने के बाद अगर आप देखेंगे 2,50,000 पे आपकी टोटल इनकम है और इस पे प्रॉपर स्लैब रेट लगाई जाती है और आपके स्लैब रेट लगाने के बाद पता चलता है कि आपको 1 रुपये भी टैक्स डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो काफ़ी लोगों को ये ITR 4 के बारे में पता नहीं होता है, वो प्रॉपर बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, और जबकि उन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप ITR 4 फाइल करें। अब ITR 4 के अंतर्गत 8% मैंने इसलिए लिया कि अगर आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस है और बिजनेस में आपकी सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें या तो कैश भी इन्वॉल्व है, नहीं सारे कैश इन्वॉल्व है। अगर आपके सारे बैंक ट्रांजैक्शंस हैं तो फिर अगर लेट सपोज आपका 50 लाख की ट्रांजैक्शन थी और सारे ट्रांजैक्शंस आपके बैंक के थ्रू आते हैं, कॉमर्स चेक के थ्रू आते हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू आते हैं, तो बैंकिंग चैनल के थ्रू आने के कारण इस पे जो इनकम टैक्स रेट मतलब जो इनकम आपकी मानी जाएगी वो ग्रॉस रिसिप्ट की 6% मानी जाएगी। इट मीन्स 3 लाख रुपीज पे आपको टैक्स कैलकुलेट कराना होगा। तो अगर देखा जाए, अब आपके माइंड में आता है अगर आपके पास दोनों चीज़ें से आ रही हैं, कैश भी आ रही हैं, बैंक भी आ रहे हैं, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम ग्रॉस रिसिप्ट 7 लाख है और 3 लाख बैंकिंग चैनल से है तो 3 लाख आप 6% के कॉलम में डालिए और 4 लाख आप 8% के कॉलम में डालिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपका 44 AD है जो कि बिजनेसमैन के लिए अप्लीकेबल होता है। अब दूसरा जो नीचे आप देख रहे हैं सेक्शन 44 ADA है, वो बात करता है प्रोफेशनल के लिए। इसमें क्या होता है, अगर एक प्रोफेशनल पर्सन है वो भी चाहे ITR 4 फाइल कर सकता है,
उस प्रोफेशनल पर्सन को अपनी ग्रॉस रिसीप्ट टर्नओवर का 50% पे आपको टैक्स डिपॉजिट करनी होती है। वो 50% कैसे? सबसे पहले हमें बिजनेस कोड चूज करना होगा। बिजनेस कोड में अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग, बीपीओ सर्विस या लीगल प्रोफेशनल आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग से आपकी अगर कोई इनकम हुई है, टैक्स कंसल्टेंसी आपने दिया है, फॉर एग्जांपल आप टैक्स कंसल्टेंसी देते हैं, वहां से आपकी इनकम अर्न हुई है, आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं, तो इस काफी लोग इसमें कवर होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से हैं कि इसमें आप कवर हो रहे हैं और आपके बिजनेस नेचर को सेलेक्ट करिए और सेम इस ऐसे इसमें ग्रॉस रिसिप्ट और प्रिजेम्पटिव इनकम पे टैक्स देंगे। यहां भी एग्जांपल हम लेते हैं कि ग्रॉस रिसिप्ट अगर हमारी 50 लाख रुपीस है तो 50 लाख हम ग्रॉस रिसिप्ट में मेंशन करेंगे। और यहां अंतर क्या है, वहां हमने बिजनेस में 8% या 6% पे टैक्स दिया था। बेसिकली आपको यहां पे जो है 50% पे टैक्स देनी है। इट मींस अगर आपने 50 लाख की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है तो जो आपकी टैक्स कैलकुलेट होगी वो 25 लाख पे होगी, क्योंकि एक प्रोफेशनल की जो होती है वो खर्चे उतने नहीं होती हैं। एक बिजनेसमैन की तो वो तो गुड्स को परचेज करता है फिर सेल करता है, जबकि एक सर्विस या प्रोफेशनल बैंक को देखें तो वो अपनी नॉलेज को शेयर करता है और जो उसको ग्रॉस रिसिप्ट होती है उसमें जो उसका खर्चा होता है बस केवल वही ट्रेवलिंग का, ऑफिस मेंटेनेंस का, ये सारी डिटेल्स होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो आपकी एक्सपेंसेस अलाउ की हैं इनडायरेक्टली वे में देखें तो वो 50% आपकी एक्सपेंसेस अलाउ करती है और 50% पे टैक्स लेती है। तो अगर आप 44 ADA में जाते हैं, प्रोफेशनल है तो 44 ADA में जाना होगा और आपको 50% के रेट से टैक्स सबमिट करनी होगी। ऐसे ही आप 44 AE की कॉलम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ITR 4 जो बात करता है वो सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE की बात करता है। अगर आप इस बिजनेस के में इन्वॉल्व हैं, इस बिजनेस से हैं, यहां देख रहे हैं आप 44 AE में और बिजनेस कोड यहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक से ज्यादा भी बिजनेस है तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक एक करके नीचे। और ये चीज थी आपकी डिटेल्स की ITR 4 की, और आशा करता हूं आप लोगों के काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।